Hi friends, welcome to my channel and hope you all are doing good and great and are safe. ओके आज की वीडियो का जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों को ऑडिट लाइफ में बहुत काम आने वाला है और वो बहुत आपको ज़रूरी है समझना। अगर आप अच्छा ऑडिट करना चाहते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ऑडिट करने में। अदरवाइज़ अगर वो चीज़ नहीं होती तो आपका ऑडिट नहीं माना जाएगा। आई थिंक आप सही जा रहे हैं और वो टॉपिक है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, यानी कि वर्किंग पेपर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं ऐसी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोज़ आप तक पहुँचाती रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले कवर करते हैं कि होता क्या है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ऐसे इसमें दो चीज़ें हैं, ऑडिट एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट के लिए जो आपने प्रोसीजर्स करे, एविडेंसेस लिए या कंक्लूजन रीच किया, उसको एक जगह जाके रिकॉर्ड करना, ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट करना, इट्स कॉल्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और आपके वर्किंग पेपर्स, मतलब चाहे वो कोई शेड्यूल हो, एनालिसिस हो, कोई नोट्स हो, कोई कंक्लूजन हो, एविडेंसेस क्या के लिए उसके बारे में हो, चेकलिस्ट हो, या मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरीज करी उसके बारे में हो, कोई मैटर्स आपने डिस्कशन किया उसका क्या कंक्लूजन रहा, कोई कॉम्प्लेक्स सिग्निफिकेंट डिसीजन था या वैल्यूएशन का कोई चीज़ थी तो वो आपने वो कैसे डिस्कशन किया, क्या क्या आपने वर्क परफॉर्म किया। तो बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। ठीक है, आपने क्या काम किया एज एन ऑडिटर, आपने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, उसका एक तरह से चिट्ठा, एक तरह से उसका रिकॉर्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। प्लस उसमें आपने क्या एविडेंसेस ऑब्टेन करे, जब आप ऑडिट करे थे तो आपने एविडेंसेस ऑब्टेन किए होंगे। लेट्स से कि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया एसेट्स का, तो आपने कोई लिस्ट ली होगी, या आपने जो क्लाइंट आपको देता है लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री या एफए की वो दी होगी, तो वो आपको स्कैन करके लगानी है, रिकॉर्ड में बनाना है या लिस्ट लगानी है कि मैंने इस पे काम किया, फिर इसके अगेंस्ट मैंने क्या क्या चेक करा, कितना आइटम्स था, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ लिखनी पड़ती है। क्या डिस्क्रिपेंसीज था, मतलब इसका मतलब आपका क्या कंक्लूजन रहा। तो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, एविडेंसेस ऑब्टेन एंड जो कंक्लूजन आपने रीच किया, ठीक है, इन तीनों का अगर हम कंबाइंड लेवल कर लें, इन तीनों को कंबाइन कर ले तो वो एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बन जाती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें आपकी खुद की इंक्वायरीज, आपके वर्क डन, आपने क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करे उसके बारे में, आपने कौन कौन से असर्शन वाइज टेस्टिंग करी, आपने कट ऑफ किया, कंप्लीटनेस किया, अक्रंस किया, एक्यूरेसी किया, ये असर्शंस पे आपने क्या क्या चेक करा। उसके अलावा आपने वो ट्रायल बैलेंस से कैसे उसको मैप किया, वो सारी चीज़ें, या आपने और कोई मैटर्स पे डिस्कशन किया, उसका क्या आपका कंक्लूजन रहा, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। आपने क्या स्केड्यूल्स लिए या क्या एनालिसिस किया, वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 230 जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का है, वो ये कहता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व करता है एज अ बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन, एंड वो ये भी कंडक्ट करता है, ये भी जस्टिफाई करता है, इंश्योर करता है कि ऑडिट जो हुआ है वो प्रॉपरली कंडक्ट हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो आपको वैसे भी एज एन ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। चलो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि लेट्स से मैंने आपको बोला कि एक एजुकेशन के ऊपर आप एक रिसर्च करके आइए और आप जगह जगह स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, और मुझे एक एनालिसिस ला के दीजिए और उसमें ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल्स की परफॉर्मेंस अच्छी है या गवर्नमेंट स्कूल्स की अच्छी है, और कैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है और उसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप जाते हैं, आपने वो एनालिसिस किया, सब कुछ रिसर्च करा, मार्केट में गए या स्कूल्स के प्रिंसिपल से मिले, उनसे डिस्कशन किया, इंक्वायरीज करा, उनको देखा, सिस्टम को समझा, पॉलिसीज़ सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें आपने देखी, स्कूल्स में सही हो रही है नहीं हो रही, कोर्सेज सही है कि नहीं है, डिसिप्लिन है कि नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपने वहाँ जाके देखी, एजुकेशन सिस्टम को समझा। लेकिन आपने एक गलती कर दी कि आपने सिर्फ ये वर्बली किया और आपने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया, राइट। तो अगर आपने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और आप मेरे पास आके कहते हैं कि मैंने अपनी रिसर्च कर ली और मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अभी एजुकेशन सिस्टम इतना वेल ऑफ नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दी जा रही हो, वो उसका कोई स्टैंडर्ड अच्छे से फिक्स नहीं है, ठीक है, बट मैंने आपको बोला कि आप ये कैसे कह सकते हैं, मतलब आर यू श्योर, क्योंकि आपने मुझे ढंग से वो एविडेंस दिए नहीं, या मुझे ढंग से रिपोर्ट बना के नहीं दी, या ढंग से आपने अपना जो काम किया उसको लिख के एविडेंट नहीं किया, जस्टिफाई नहीं किया, वैलिडेट नहीं किया अपने काम को कि हाँ ये मैंने रिसर्च किया, मैंने 50 स्कूल ये वाले कवर करे प्राइवेट, 50 ये सरकारी स्कूल करे, और मैंने दोनों जगह इन कम से कम 5-10 प्रिंसिपल्स इनकी प्राइवेट स्कूल्स की या गवर्नमेंट स्कूल्स की से डिस्कशन करके उन्होंने क्या कहा वो लिखा, फिर जो मेरे हिसाब से मैंने उनसे क्वेश्चन किया वो लिखा, क्वेश्चन है या चेकलिस्ट हो,
आपने कुछ भी ऐसा मुझे एविडेंट दिया ही नहीं, मुझे ऐसा एविडेंस मिला ही नहीं जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि आपने वो काम किया है। तो क्या इस काम को माना जाएगा कि आपने ढंग से किया है? द आंसर इज़ नो। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो आपने लिखा नहीं, वो आपने डॉक्यूमेंट नहीं करा। तो जो सामने वाला है, यानी कि मैं हूँ, मैं अगर चेक करूँगी कोई चीज़ तो क्या करूँगी? मेरे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है उस चीज़ को चेक करने के लिए। और ये हर जगह है, जैसे कोई भी फील्ड हो काम की, आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो या आप कोई एडवोकेसी का काम कर रहे हो या कोई भी आप कहीं भी कुछ काम कर रहे हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही पड़ेगा। तो ऑडिटर्स के लिए, अगर मैं ऑडिट के पर्सपेक्टिव से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ, तो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है बीइंग एन ऑडिटर कि हम जो काम कर रहे हैं, हमने जो भी एविडेंसेस ऑब्टेन करे हैं या हमने कोई भी कंक्लूजन रीच किया है, उसके बारे में हमें ढंग से लिखना होगा। एक एक चीज़ हमें लिखनी होगी कि हमने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया है। कई लोग इससे कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ जब मैं फील्ड पे काम कर रहा हूँ या जब मैं क्लोज कर रहा हूँ ऑडिट उस टाइम ही ज़्यादा करना होता है, या कैसे, या मेरे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान कब रखना है? तो इसका आंसर ये है कि आपको प्लानिंग स्टेज से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाते हुए चलना है। हमारे ऑडिट में आपने देखा होगा, अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारी ऑडिट फाइल्स बनती हैं, ठीक है, जो प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन से लेके कंक्लूजन रिपोर्टिंग तक की पूरा उसमें सारे फेसेस ऑफ ऑडिट कवर होते हैं। तो आपको हर एक स्टेज पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करना है, चाहे वो रिस्क असेसमेंट हो, चाहे आपके कंट्रोल प्रोसीजर्स हो, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हो, चाहे आपके कंक्लूजन्स हो, चाहे कोई वेरिफिकेशन पार्ट हो, इंक्वायरीज का पार्ट हो, चेकलिस्ट हो, स्टैंडर्ड्स की ऑन ऑडिटिंग हो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की चेकलिस्ट हो, कंपनीज एक्ट की चेकलिस्ट हो, कोई भी चेकलिस्ट आपने डॉक्यूमेंट करी है जिसमें आपने येस नो या जो भी उसके क्वेश्चन है उसको फिल किया है, इस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन हो, आपकी रिपोर्ट हो, आपका मैनेजमेंट से डिस्कशंस हो, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स हो, रिलेटेड पार्टी की कॉन्फर्मेशंस हो, ये सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर्स जो हमारे आते हैं, हमारे स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग टिल दी कंक्लूजन टिल दी रिपोर्टिंग, सारे के सारे आपको रिकॉर्ड करने चाहिए, अच्छे से रिकॉर्ड करना चाहिए, सो दैट अब इसका एक आपको क्या सपोर्ट मिल सकता है। जैसे कि लेट्स से आप नेक्स्ट ईयर आप ही ऑडिट करने वाले हैं या कोई और टीम ऑडिट करेगी, तो आपके किए हुए काम को वो एज ए सपोर्ट ले सकते हैं और आगे परफॉर्म कर सकते हैं अपना ऑडिट फॉर दैट करेंट ईयर। तो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर अच्छी होगी तो वो आपकी आने वाली टीम को भी सपोर्ट करेगा, प्लस आपको एक एविडेंस देगा, आपका ऑडिट ओपिनियन जो होगा वो और एविडेंट होगा और क्लियर होगा, क्योंकि आपने अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करी होगी तो आप उसके बेस पे अच्छा ओपिनियन दे सकते हैं, क्लियर एंड ट्रू ओपिनियन आप दे सकते हैं, ट्रू एंड फेयर दे सकते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से एविडेंट कर सकते हैं, या आपका जो ओपिनियन होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट्स, आप इसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं इफ़ योर डॉक्यूमेंटेशन इज़ एप्रोप्रिएट, सफिशिएंट, आपको जो भी रिकॉर्ड मिले वो सफिशिएंट थे, एप्रोप्रिएट थे, आपने उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट किया। कल को अगर कोई भी फाइल में आपका पीयर रिव्यू होता है या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड आपका क्वालिटी रिव्यू करता है, कोई भी आपके ऑब्जर्वेशंस आते हैं, तो आप उनको अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग था तो इसलिए आपको ऑडिट की फाइल में डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। आप जो भी कह रहे हैं आपको हर एक चीज़ का एविडेंस रखना पड़ेगा। ऑडिटर में जो मेन हमारा फोकस रहना चाहिए वो ऑडिट का नहीं रहना चाहिए, सिर्फ क्वालिटी ऑडिट्स का रहना चाहिए। एंड क्वालिटी ऑडिट्स में हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाती है कि हमें अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अपना जो हमारे जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं या जो कंट्रोल टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं, हमें उनको कैसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना चाहिए, कैसे हमें एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस वो उसके थ्रू अपना डॉक्यूमेंट रेडी करना चाहिए और अपना कंक्लूजन रीच करना चाहिए अपने ऑडिट ओपिनियन या रिपोर्ट इशू करते वक्त। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं एंड में अच्छा डॉक्यूमेंटेशन कर लूँगा और प्लानिंग में इतना अच्छे से नहीं करूँगा या मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम स्टार्टिंग यानी कि प्लानिंग स्टेज से एंड तक अच्छे से करनी चाहिए, तभी वो ऑडिट पूरा प्रॉपर अच्छा माना जाएगा या स्ट्रॉन्ग ऑडिट माना जाएगा। एक ये सेइंग है, आपने सुना होगा बहुत, एक ये सेइंग होती है कि इफ़ वर्क इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड इट मीन्स नॉट डन। तो अगर काम नहीं डॉक्यूमेंट है तो वो काम माना जाएगा कि आपने किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये था कि ऐसे 230 के हिसाब से क्या है, या जनरल डेफिनेशन क्या होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, क्या क्या आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको इसका क्या इंपॉर्टेंस और मतलब इसका बेनिफिट क्या होता है। जनरली ऑफ कोर्स आपको ये एज एन एविडेंस की तरह प्रोटेक्ट करता है कि आपने काम किया है। कल को आपकी कोई फाइल उठी कुछ है तो आप वो दिखा सकते हैं कि मैंने ये काम यहाँ पे किया हुआ है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा, आप लेट्स से कोई क्या कहते हैं लीगल केस हो गया या कोई प्रोसीडिंग्स हो गई, तो आप उसके अगेंस्ट भी वो शो कर सकते हैं कि मैंने अपना काम अच्छे से किया।
किया। जैसे आपने सुना होगा आजकल बड़े बड़े स्कैंडल्स होते हैं कंपनीज़ में, सत्यम का हुआ था और भी बहुत सारे हुए थे जहाँ पे ऑडिटर्स को ILNFS का हुआ था, जहाँ पे ऑडिटर्स को क्वेश्चन किया गया था, ठीक है, बाय ICAI, बाय QIB बोर्ड, बाय नाफ्रा। इन लोगों ने उनको क्वेश्चन किया था कि तुमने अपने ऑडिट का कैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, अपना ऑडिट तुमने कैसे जस्टिफाई किया, वो बताओ। हाउ यू कुड से कि ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, कोई भी मटेरियल में स्टेटमेंट्स नहीं था। तो इस टाइम में अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी थी वाइल डूइंग द ऑडिट, तो जब ये ऐसे लीगल और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती हैं या डिस्प्यूट्स होते हैं, लिटिगेशंस होते हैं कोई भी अगेंस्ट CA या अगेंस्ट ऑडिटर हु हैज़ इशू द रिपोर्ट ऑफ दैट पब्लिक कंपनी और मे बी अ प्राइवेट कंपनी, सो उस केस में आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांगली किया है, बहुत क्वालिटी ऑडिट आपने किया है। क्वालिटी ऑडिट मतलब आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का फॉलो किया है, आपने प्रोफेशनल एथिक्स का फॉलो किया है, ड्यू डिलिजेंसी, आपने बहुत ही प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगा के अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किया, आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से फॉलो करे, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस अच्छे से देखा है, गैप हो गया, गैस हो गया, आपने बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशंस अपनी नोट करी हुई थी डॉक्यूमेंटेशन में, अपने वर्क परफॉर्म नोट करे हुए थे, अपने कंक्लूजन नोट किया हुआ था, आपने टेस्टिंग प्रोसीजर्स नोट करे हुए थे, आपने जो भी एविडेंस मिला उसकी लिंकिंग लगा रखी थी, आपने अटैच किया हुआ था फाइल में डॉक्यूमेंट्स को। तो ये सब चीज़ें अगर आप जस्टिफाई कर पाएंगे एट दैट टाइम, तो आपको वो लीगल प्रोसीडिंग्स और डिसिप्लिनरी एक्शंस जो भी होता है वो आपके अगेंस्ट नहीं होगा और आप उस चीज़ से बच सकते हैं। और कई बार ये भी होता है कि अगर ज़्यादा सीवियर डिसिप्लिनरी एक्शंस या लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो आपका मेंबरशिप भी डीबार हो सकता है, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। बीइंग एन ऑडिटर हमको बहुत ही ध्यान से केयरफुली अपना ऑडिट करना चाहिए, कोई भी हमें ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं अटैच करना चाहिए या जो उस ऑडिट से कोई रेलेवेंस नहीं रखता, या कोई गलती से कभी कभी, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो हम ये कई बार देखते थे कि पुरानी फाइल्स होती थी बट उसमें डॉक्यूमेंट और भी पुराने लगे होते थे, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप कोई पुरानी फाइल रेफर भी कर रहे हैं तो आप अपने जो करंट ईयर है उसके हिसाब से उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को बनाइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पिछले साल जो चीज़ें थी वो इस साल ना हो, या जो पिछले साल नहीं थी वो इस साल हो, तो कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। आपको करंट ईयर के हिसाब से जो भी इवेंट्स ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या जो भी आपने डॉक्यूमेंट करना है आपको वो अच्छे से रखना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शंस इसमें होते हैं, जैसे कि लेट्स से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हुआ, या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स हुए, पेन हो गया, GST नंबर्स हो गए, या कोई भी ऐसा एविडेंस है जो परमानेंट नेचर का है, जो पिछले साल से लेके अब तक चेंज नहीं हुआ है और इस साल भी चल जाएगा, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं परमानेंट डॉक्यूमेंटेशन। या परमानेंट फाइल हम बना लेते हैं, एक परमानेंट फोल्डर बना लेते हैं अपने ऑडिट जो हमारी फाइल होती है उसमें एक हम फोल्डर क्रिएट कर देते हैं परमानेंट डॉक्यूमेंट्स करके, और वो फाइल वो होती है जिसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंटिन्यूसली चले आ रहे हैं और जो इस साल भी वैलिड है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं अपनी फाइल में, आपको करंट ईयर के रेलेवेंस में ही उन डॉक्यूमेंटेशन को रखना है। अगर कोई भी पुराने ईयर का डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो वो भी हमारे जो रिव्यू बोर्ड्स होते हैं या रिव्यू जो हमारे चलते हैं क्वालिटी रिव्यू वगैरह के, वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस में लिखा जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है कि आपने अपनी फाइल में पुराने साल के पेपर लगा रखे थे और उसके बेस पे आपने कंक्लूड किया, विच इज़ रॉन्ग। तो आपको कोई भी कंक्लूजन करना है, कोई भी वर्क डन करना है, कोई भी ऑडिट प्रोसीजर्स करनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो पेपर इस साल से, यानी कि जिस साल का आप ऑडिट कर रहे हैं उससे पर्टेनिंग होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऑडिट का ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिकॉर्ड होता है, इसको आप कब तक रिटेन कर सकते हैं। तो एज पर जो स्टैंडर्ड्स है हमारी वो रिक्वायरमेंट है 7 ईयर्स की फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पे लोग ये गलती कई बार ये कर देते हैं कि मार्च ईयर एंड ले लेते हैं और वहाँ से 7 साल मेंटेन कर होते हैं, बट आपको ऑडिट रिपोर्ट की डेट से 7 साल तक मेंटेन करना है, क्योंकि जिस दिन आप ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं या दे रहे हैं तब से वो डॉक्यूमेंटेशन आपकी फाइल में अर्काइव हो गए, तब आपने वो फाइल में अटैच किए, साइन किए उस दिन, क्योंकि उस दिन मीटिंग हुई, आपने साइन किए, बीइंग एन ऑडिटर आपकी पूरी टीम ने उसको साइन किया कि हाँ मतलब हम ये वैलिडेट करते हैं कि ये हमने किया है, ये एक्यूरेट है, हम ये ओके कर रहे हैं। उस तारीख से लेके 7 साल तक आपको वो डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या ख्याल रखना है। देखिए, ऑडिट जो हमारा होता है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का हमारा बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारे कोड ऑफ एथिक्स में भी हमारा बेसिक हमारा एथिक्स है ये कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है और हमें कोई भी एथिकल डेविएशन नहीं करना है। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो किसी को शेयर कर देते हैं विदाउट टेकिंग अ कंसेंट फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है, पहली बात तो हमें नहीं करना चाहिए, किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। और कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है कि हमारे क्लाइंट बोल देता है कि आपकी पिछली टीम ये काम करके गई थी तो मुझे आप अपना वर्क पेपर शेयर कर दो। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, मैं क्लाइंट को ही तो दे रहा हूँ, अपना वर्क पेपर मैं दे देता हूँ, बट ऐसा नहीं है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन
आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपकी वो एसेट है, और आपने अगर वो शेयर कर दिया गलती से किसी को भी, चाहे वो आप क्लाइंट को करें या इंटरनली टीम को करें या बाहर थर्ड पार्टी को भी करते हैं, तो वो आपके ऊपर ही आएगा कि आपने वो डेविएशन किया है, अपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया है। तो बहुत ध्यान से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन को रखिएगा और उसको शेयर मत कीजिएगा किसी के साथ। लेट्स से अगर कोई क्लाइंट बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे कि मुझे दे दो एक बार, मुझे बस देखना है कि कैसे बनाओ। लेट्स से कि कोई केस ऐसा होता है, कई बार हमने देखा था कि क्लाइंट के यहाँ टीम चेंज हो गई, कोई नया पर्सन आ गया, तो वो पूछता है कि ये आपको अगर लेट्स से ये रिक्वायरमेंट ऐसे चाहिए तो आप मुझे एक बार अपना पेपर दे दो, तो मैं समझ लेता हूँ कि आपको किस टाइप का पेपर बनाना होता है या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, या क्या आपको एग्जैक्टली हमसे स्केड्यूल्स या जो भी है नोट्स वगैरह वो चाहिए होते हैं। देन उस केस में आप मतलब अगर आप कर भी रहे हैं शेयर, तो आप अपने पहले पार्टनर से डिस्कशन करिए, डायरेक्टर से, मैनेजर से, जो भी आपका सीनियर है आप उससे पूछिए कि क्या मैं ये भेज सकता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप भेज रहे हैं तो आपको अपनी फर्म का नाम हटाना है, ईयर हटाना है, उसके अपना जो काम है, अपना जो काम अपने डॉक्यूमेंटेशन के आपको वो बिल्कुल नहीं देना है। लेट्स से अगर वो आपको वो बोल रहा है क्लाइंट कि मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, तो आप उसको वो स्केड्यूल्स दे सकते हैं जो उसी के थे, ठीक है, आप उसको वो लेजर डंप दे सकते हैं जो उसी ने दिया था। बट अगर आपको कोई भी पेपर दे रहे हो उसमें आपने अपना वर्क डन था या वर्क प्रोसीजर्स थे वो शेयर कर दिए, तो वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी के अगेंस्ट है, आपके एथिक्स और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है, विच इज़ नॉट अलाउड। तो ध्यान से आप इस चीज़ का बिल्कुल कॉशियस रहिए इस चीज़ को लेके कि आपको किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने हैं, ये एक कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हो जाएगा अदरवाइज, और ICAI इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो हमें एक तो रिटेंशन के ऊपर मैंने बताया कि 7 ईयर्स तक रखना है डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एंड जो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी का रखना है वो रखना है कि हमें शेयर नहीं करना अपना डॉक्यूमेंटेशन। अगर बहुत ही ऐसी सिचुएशन है कि बहुत करना पड़ जाए, तो सिर्फ उसमें वो शेयर कीजिए क्लाइंट को जो क्लाइंट का काम था, ठीक है, जो क्लाइंट से ही मिला था आपको, ठीक है, वो मत शेयर कीजिए कि जो आपने काम किया, ठीक है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, प्रोसीजर्स कर रहे हैं, वो आप क्लाइंट को नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि मुझे ये शेड्यूल चाहिए और इसमें मुझे ये सैम्पल चाहिए, वॉट एवर, वो उसी का डेटा है, तो दैट इज़ ओके। बट अगर आप अपना काम शेयर कर देंगे तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया अब तक क्या मतलब होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, रिटेंशन, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों करनी चाहिए बीइंग एन ऑडिटर, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक बताया है। अब मैं आपको कुछ ऐसी सिनेरियो बताती हूँ जो आपको शायद आगे काम आएंगे कि आप कैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक गुड डॉक्यूमेंटेशन का क्या फीचर होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लेट्स से हम एक कोई एरिया ले लेते हैं, लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक आपने एरिया लिया, आपको आपके मैनेजर ने बोला कि आपको ये एरिया या आपको ये कैप्शन जो है इसका ऑडिट करना है, ठीक है। अब आप उससे रिलेटेड जो भी बैलेंस शीट और PNM में या डिस्क्लोजर में जो भी गया है, वो जहाँ जहाँ गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट्स है, चाहे अमाउंट्स है, जो भी आपको वो सब चेक करना है, उसका प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें आपको एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको चेक करना है कि सब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से वो पिक्चर को डिपिक्ट कर रही है, राइट। दूसरा, अब आता है कि वो डॉक्यूमेंट क्या करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लीड टैब बनाइए या एक समरी टैब बनाइए, ठीक है। उसमें जैसे अपनी फर्म का नाम लिख दीजिए, सबसे ऊपर ईयर लिख दीजिए, कौन से ईयर आप करें। ईयर लिखना बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग ईयर नहीं लिखते अपने डॉक्यूमेंट में और वो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस रिव्यू बोर्ड से आती हैं या रिव्यूज़ के टाइम आती हैं, जो थर्ड पार्टी रिव्यूज़ होते हैं, कि ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑडिट एविडेंस इस साल का है, ठीक है। तो आप अपनी फर्म का नाम लिख लिए सबसे ऊपर, एक लीड टैब हो या समरी टैब हो, सबसे पहले फर्म का नाम आएगा, ईयर आएगा, उसके बाद आपका आएगा कि आपका कंपनी का क्या नाम है। लेट्स से ABCN कंपनी का ऑडिट करें और XYZ आपकी फर्म का नाम है, तो XYZ एंड को LLP। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल या फॉर द ईयर एंडेड लेट्स से मार्च 2025, ऐसे ईयर एंडेड आ गया, ये पीरियड कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया ABC कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये सबसे ऊपर आया। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव, क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव, कि इस पेपर का इस टैब का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसका टैब का ऑब्जेक्टिव ये है या इस डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड टू इंश्योर दैट दीज आर नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड, ठीक है। मतलब आप ये चीज़ लिखिए कि मेरे को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की चेकिंग का ये डॉक्यूमेंट है और मैं ये डॉक्यूमेंट में उसकी एक्यूरेसी या उसकी जो भी असर्शंस है वो चेक करने का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि वो मटीरियली मिस्टेक नहीं है, ठीक है। आपके एज एन ऑडिटर क्या आपको ओपिनियन होना चाहिए कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है। तो जो भी आप कैप्शन चेक करें, चाहे वो PP हो, कैश हो, इन्वेस्टमेंट्स हो,
आपको ये लिखना है अपने ऑब्जेक्टिव में कि वो मुझे मैं ये चेक करूँगा ये एरिया एंड इंश्योर करना मेरा काम है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि वो मटेरियल मिस्टेक नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपना लिखिए वर्क प्रोसीजर्स, ठीक है। अब 1 2 3 4 करके अपने वर्क प्रोसीजर्स लिख दीजिए या ABC लिख दीजिए, वो आपके ऊपर है। वर्क प्रोसीजर्स में आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या मिला, लेट्स से आपको सबसे पहले PPE का स्केड्यूल मिला या रजिस्टर मिल गया, तो आप लिखेंगे वी हैव ऑब्टेन PPE रजिस्टर, ऐसे करके पहला स्टेप। दूसरा आएगा, अब आप इसमें आइए कि असर्शन जो हमारी होती है, जैसे कि कंप्लीटनेस की, वेरिफिकेशन की, ठीक है, एग्जिस्टेंस की हो गई, एक्यूरेसी, कट ऑफ, अकरेंस, ये सारे जो प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, राइट्स, ऑब्लिगेशन, ये सारी हमारी जो असर्शंस होती हैं। असर्शन मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे एक प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट है, उस कैप्शन का उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर्ली एक्यूरेट वैल्यूड है कि नहीं है, ये उसकी असर्शन है, उसकी कैरेक्टर है PPE का। तो आपको फिर उसके बारे में डिटेल में बताना है कि मैंने इस असर्शन के लिए क्या क्या काम किया। लेट्स से आपने एग्जिस्टेंस के लिए क्या किया, तो आप लिखोगे मैंने एग्जिस्टेंस के लिए उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट थी या तो वो पढ़ी, या हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट किया ओवर द ईयर या इन द पीरियड, या लेट्स से कभी कभी कारों में लिखा होता है कि उनकी 3 साल की पॉलिसी है, हर साल नहीं करते वेरिफिकेशन, तो आप ये लिखोगे कि मैंने कारों भी पढ़ा, उसमें उनकी पॉलिसी पढ़ी वेरिफिकेशन की, उसके साथ साथ जो वेरिफिकेशन कंडक्ट करा हमने उसका वो हमने वेरिफिकेशन कंडक्ट किया, या जो क्लाइंट ने कंडक्ट किया था उसको हमने सपोर्ट एज एन एविडेंस लिया। तो बेसिकली यहाँ पे एविडेंस लिखना है कि आपने एग्जिस्टेंस का क्या एविडेंस लिया और क्या प्रोसीजर उस पर परफॉर्म किया, ठीक है। ऐसे ही सेम वे आपको सारे असर्शंस का लिखना है कि आपने वैल्यूएशन के लिए क्या किया, आपने मतलब आपने कंप्लीटनेस के लिए क्या किया, कि आपने ट्रायल बैलेंस उसकी मैपिंग करी, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर की, डेप्रिसिएशन को उससे मैप किया, ये सब करा, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव लिखा जो मैंने बताया, फिर वर्क प्रोसीजर में अपना लिखा कि मैंने क्या लिया, सबसे पहले FAR लिया या PPE रजिस्टर लिया, उसके बाद मैंने असर्शन वाइज क्या क्या काम किया, सारे असर्शंस पे आपको लिखना है कि मैंने ये काम किया। फिर आप उसके आगे रेफर टैब भी कर सकते हैं। लेट्स से आपने एग्जिस्टेंस का असर्शन चेक किया, वो नेक्स्ट टैब में है, ठीक है, आपने उसको नाम दे रखा है लेट्स से PPE 1 टैब, ठीक है, तो आप लिखोगे रेफर टैब PPE 1 फॉर एग्जिस्टेंस वेरिफिकेशन, ठीक है। या आपने वैल्यूएशन का PPE 2 टैब नहीं किया, तो रेफर टैब PPE 2 फॉर वैल्यूएशन, ठीक है। फॉर अकरेंस रेफर टैब दिस, फॉर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रेफर टैब दिस, जिसमें आपने कोई डिस्क्लोजर लगा दिया या पूरा आपने जो फाइनेंशियल्स में वो नोट जा रहा है PPE का वो लगा दिया, उसका डिस्क्लोजर पार्ट लगा दिया, वो सारी चीज़ें आप पीछे रेफर टैब कर सकते हैं कि मैंने ये असर्शंस चेक करे और इन असर्शंस के रिस्पेक्ट में जो मैंने काम किया वो नेक्स्ट टैब्स में है, रेफर टैब दिस, रेफर टैब दिस, रेफर टैब दिस, ऐसे करके आप रेफरेंस दे सकते हैं प्रॉपर। उसके बाद आप नीचे जो जाएंगे तो आप कंक्लूजन ज़रूर दीजिए कि आपने कंक्लूजन आपको ये लिखना है कि नोटेड नो एक्सेप्शन करके आप लिख सकते हैं, या कोई भी आपको लगता है ऑब्जर्वेशन है तो वहाँ आप उसको मेंशन कीजिए कि हमने ऑब्जर्वेशन किया बट इट इज़ नॉट मटेरियल या बिलो और थ्रेशोल्ड और इट्स नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस टाइप से आप कोई कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये आपका एक लीड टैब हो जाएगा। अगर कोई बंदा या कोई भी आपका रिव्यू है, आपका मैनेजर रिव्यू कर रहा है आपका वर्क पेपर, या कोई रिव्यू बोर्ड आ गया और उसने रिव्यू हो रहा है आपकी फाइल का, इंस्पेक्शन में आ गई है, कुछ भी हो गया, तो वो एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो आने वाले टैब्स हैं उस प्रॉपर वर्कशीट में, जो लीड टैब है या समरी टैब है, वो आने वाले टैब्स का पूरा काम बता देगा कि आपने आने वाले टैब्स में ये काम किया हुआ है, ठीक है। तो आपको लीड टैब बनाना है सबसे पहले। फिर जैसे मैंने बताया PPE 1 PPE 2 मेरे एग्जांपल में, आपको वहाँ जा जाके उनके लिए बारे में सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले अपनी फर्म का नाम लेट्स से XYZ & Co LLP, उसके बाद ईयर एंडेड मार्च 2025 फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2025, उसके बाद आपको ABC & Co LLP कंपनी लिमिटेड, ऐसे करके आपको पूरा ये तीन जो लाइन है वो तो हर एक टैब पे आएंगी। ऑब्जेक्टिव भी आएगा। अब आप उस जैसे आपने PPE 1 में एग्जिस्टेंस चेक किया तो आप उधर ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे कि टू एंश्योर दैट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिजिकली एग्जिस्ट, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट इन द प्रेमाइसेस या वॉट एवर इन द कंपनी, ठीक है। तो उसका एग्जिस्टेंस का आपका ऑब्जेक्टिव है कि उसको फिजिकली वो एग्जिस्ट करती है, आपको ये सेशन में चेक करना था, उसका आपने ऑब्जेक्टिव लिखा। फिर उसके वर्क डन में आप लिखेंगे कि जैसे आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो आप पूरा लिखेंगे कि हमें फिजिकल हमने रजिस्टर लिया, उसके बाद फिजिकली हमने विजिट करी है ये प्रेमाइसिस, इस प्रेमाइसिस में हमें ये रिपोर्ट मिली। फिर आपको वो रिपोर्ट लगानी पड़ेगी और अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज है या कोई मिसमैच है तो वो आपको नोट करना पड़ेगा कि कोई भी था। उसके बाद आपको एक्शन भी लिखना पड़ेगा कि ये जो डिस्क्रिपेंसीज थी इसका मैनेजमेंट ने क्या किया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली बात यह है कि आप साथ में कारों की टेस्टिंग भी करते रहिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं वो मतलब नंबर की टेस्टिंग करा और फिर सब्सटैंटिव ऑडिट करके वो लास्ट में कारों कर रहे होते हैं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। आपको क्या करना है
ऑडिट करते करते, जैसे आप अब उसी वक्त फिजिकल वेरिफिकेशन की चेकिंग कर रहे हैं एग्जिस्टेंस के लिए, आप उसी वक्त कारों की चेकिंग कर लीजिए, ठीक है, कि कंपनी की पॉलिसी ये होती है कि हर साल होता है या वट हर 3 साल में होता है, वो लिखें और हमने ये रिपोर्ट लिया या हमने परफॉर्म किया, जो विच एवर द केस में भी, ठीक है। लेट्स से अगर आपने परफॉर्म किया और हर साल कंपनी को करना होता है, तो आप ये बोलेंगे कि हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था, ये रिपोर्ट मिली थी, इसमें ये ऑब्जर्वेशन आया था, इसकी ये क्लाइंट ने इसकी एक्शन लिया और ये रिजॉल्व या एडजस्ट हो गए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मतलब इसका मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मार्च 25 की दिखेंगी वो ट्रू एंड करेक्टली आफ्टर एडजस्टिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन डिस्क्रिपेंसीज के बाद दिखेंगी, जो एज एन आपने ऑडिटर में ऑब्जर्वेशन एज एन ऑडिट आपने किया और उसकी ऑब्जर्वेशन निकाली, तो वो एडजस्टमेंट्स आपने बुक में मतलब मैनेजमेंट ने वो एडजस्ट भी कर ली बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आपने वो डिस्क्रिपेंसीज निकाली, मैनेजमेंट के एक्शन निकाले, फिर आपने क्या किया या आपने फर्दर क्या चेक करा कि हाँ ये एडजस्टमेंट्स बुक्स में हो गई हैं, तो आपने अपना कंक्लूजन लिया कि नाउ जो पीपी है वो एक्यूरेटली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड मतलब जो है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो आपने वो वेरिफिकेशन के प्रोसीजर जो परफॉर्म किया उसके बाद आपने कंक्लूजन किया कि नोटेड नो एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नोट नहीं है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। और उससे ऊपर आपने सारा वो परफॉर्म कर ही दिया कि मैंने फिजिकली क्या क्या वेरीफाई करा, क्या क्या कवरेज रखी मेरी सैम्पल बेस पे, मैंने इस प्लांट पे कितना कवर किया, उस प्लांट पे कितना कवर किया। ऐसे ही फिर आपको नेक्स्ट टैब में करना है, जैसे वैल्यूएशन का करना है तो उस टैब में करना है, या अकरेंस का करना है तो उस पर हो जाएगा, या आपको डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन में करना है तो आपको वो करना है, फिर डेप्रिसिएशन की चेकिंग करनी है। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट आपको ये बात बताऊँ कि आप साथ साथ IPE की टेस्टिंग भी करिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एंटिटी, ये एक अलग से हमारा स्टैंडर्ड मतलब एक तरह से एक ऑडिट प्रोसीजर होता है हमारा जो हमें फॉलो करना पड़ता है। ये 2 चीज़ों के लिए होता है, सिर्फ एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस के लिए, इसमें और कोई सेशन चेक नहीं होती, बट आपको एक टैब ज़रूर बनाना चाहिए IPE टेस्टिंग का। बहुत सारे ऑब्जर्वर्स जो होते हैं, इंस्पेक्शंस जो होते हैं, उसमें फ़ाइल की इंस्पेक्शन में निकला गया है कि IPE की टेस्टिंग एज एन ऑडिटर आप मिस कर रहे हैं या ऑडिट फाइल्स में मिसिंग था, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, जो मैंने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन में आपका नाम, ये आपकी फर्म का नाम, ईयर, कंपनी का नाम, ऑब्जेक्टिव, वर्क डन, कंक्लूजन, ये हर एक टैब में होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन फॉर योर बेनिफिट कि हर एक टैब में, आप पूरा वर्कशीट में अगर आपकी 10 टैब हैं तो 10 की 10 टैब में वो चीज़ होनी चाहिए। अब लोग इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि, या पूछ सकते हैं, थॉट आ सकता है, या मुझसे भी टीम मेंबर्स पूछते थे कि मैम जैसे मैंने लेजर लगाया तो मैं क्या उसमें भी पूरा लिखूं कि मैंने क्या वर्क डन करा, तो उसमें आप अगर वर्क डन मतलब नहीं लिख सकते तो आप एटलीस्ट 1 लाइनर ये ज़रूर लिखिए कि ये आपने लेजर ऑब्टेन किया, इस पर्पज़ के लिए किया, इसका जो काम है रेफर दिस टैब जहाँ पे लेजर का यूज़ किया गया, ठीक है। क्योंकि मान सकती हूँ मैं कि उसमें तो आप कोई कंक्लूजन अभी करेंगे नहीं, वो तो एज एन आपने बेस रिपोर्ट लिया जिसके बाद आप उसकी चेकिंग करेंगे सैंपल्स के और उसके बाद आप अपने कंक्लूजन रीच करेंगे, तो ठीक है आप उसमें एटलीस्ट लेकिन लिखिए ज़रूर कि आपका पर्पज़ क्या है। क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है जो ऑब्जर्वर निकालते हैं या इंस्पेक्शंस निकालते हैं कि टैब्स होती हैं बट उनका कोई रेलेवेंस नहीं होता, मतलब अनलिमिटेड टैब्स हैं, अनहाइड टैब्स बहुत सारी निकलती हैं। आपको स्पेशली देखना है कि आपके कोई भी वर्कशीट में अनहाइड टैब्स नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जो टैब्स पे आपने काम किया वही होनी चाहिए, जो काम किया वही होना चाहिए। कोई भी आपको काम लग रहा है, गलती से भी पुराने साल का काम मत रेफ़र करना, अगर रेफ़र कर भी रहे हो तो उसको अलग शीट में रखना। हाँ, उसको आप समझ सकते हो कि पिछले साल टीम ने क्या क्या काम किया था, बट लेकिन काम अपना ही करना, उसको रिपीट मत करना, उसको रेप्लिका बिल्कुल मत, अपने हिसाब से करंट ईयर को ध्यान में रखते हुए करना, या करंट ईयर कोई भी प्रोसीजर आपके चेंज हुए तो उसको ध्यान में रखते हुए करना। तो IP टेस्टिंग ज़रूर करना, कारों की टेस्टिंग ज़रूर करना, अपने लेट से कोई भी चेकलिस्ट आपने भरी है तो वो ज़रूर अटैच करना। मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरीज़ करी तो आप उसका कोई मेमो लगा सकते हैं, वर्क पेपर में अटैच कर सकते हैं, या एक टैब में आप बता सकते हैं कि मैंने ये इंक्वायरीज़ करी, रेफर दिस वर्क पेपर, ठीक है। आप एक वर्क पेपर रेफर कर सकते हैं जो कि उस एक्सेल से बाहर हो, आपकी फाइल में हो, बट उसका कोई नंबर जो भी होगा उस वर्क पेपर का आप रेफर कर सकते हैं कि बीइंग एन ऑडिटर मैंने, हमारी ऑडिट टीम ने, एंगेजमेंट टीम हैज़ परफॉर्म दिस इंक्वायरीज विद मैनेजमेंट, और उसका पेपर जो है रेफर दिस इन ऑडिट फाइल, रेफर दिस वर्क पेपर। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन ऐसे करना है बहुत क्लियर हो, ठीक है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला हो कि अगर कोई भी आपका पेपर उठाए तो उसको समझ में आ जाए कि लिखा क्या है, डॉक्यूमेंट क्या किया गया, क्या काम किया गया, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या वर्क डन है, क्या कंक्लूजन है। कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऑडिट के बाद आप फटाफट डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऑडिट कर रहे हैं, आप साथ साथ डॉक्यूमेंट कीजिए। मैं अपने टाइम में अपनी टीम को यही बोलती थी कि जो भी तुमने ऑडिट किया आज, जो भी तुमने एविडेंस लिया उसको तुरंत डॉक्यूमेंट करो, सो दैट कई बार क्या होता था वो डेस्कटॉप पे रह जाता है और वो स्किप हो जाता था, मतलब वो कई बार मिस हो जाता था अटैच करने से। तो जैसे कोई डॉक्यूमेंट मिला
आपने उसको ऑडिट किया, आप तुरंत उसको फाइल में अटैच कर लीजिए, उसको तुरंत अपने एक्सेल फाइल में अटैच करिए या उसको रेफरेंस दीजिए, उस पर काम किया वो आप तुरंत वर्क डन में लिखिए। अगर आप उसको साइमल्टेनियसली करेंगे तो वो एक बर्डन ही लगेगा बाद में डॉक्यूमेंटेशन करने का, ठीक है। तो सबसे पहले प्लानिंग स्टेज को अच्छे से डॉक्यूमेंट कीजिए कि आपने प्लानिंग पे क्या क्या काम करा, मीटिंग्स लिए, मीटिंग की मिनट्स लिए, अंडरस्टैंड करा कंपनी को या जो भी था सारी रिपोर्ट पढ़ी, ठीक है। उसके साथ साथ आपने रिस्क निकाला कि क्या रिस्क होगा, मटेरियलिटी निकाला, उसके बाद कंट्रोल प्रोसीजर्स पे क्या क्या काम किया, ठीक है। कि आपने रैकम लिया, मतलब रिस्क और मटेरियल में स्टेटमेंट लिया, आरसीएम लिया, उसके बाद आपने क्या काम किया, उसके बाद सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में आपने क्या क्या कैप्शंस पे क्या क्या काम किया। तो आपके वर्क पेपर प्रॉपर होने चाहिए, आपके हर फेस में, ऑडिट के हर फेस में, रिस्क का असेसमेंट का फेस हो, यानी कि प्लानिंग का फेस हो, कंट्रोल टेस्टिंग का, सब्सटैंटिव टेस्टिंग का, कंक्लूजन का, सब ऑडिट के सारे फेसेस में डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि कल को अगर आपकी फाइल पकड़ी भी जाती है इंस्पेक्शन में या सिलेक्ट हो जाती है फॉर इंस्पेक्शन या पीयर रिव्यू या लेट्स से क्वालिटी रिव्यू, तो उस केस में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइल होगी और आपके मतलब जो मेजर ऑब्जर्वेशन है या जो भी है वो नहीं निकल पाएगी, या कोई ऐसा मेजर डेविएशन नहीं निकल पाएगा। छोटा मोटा कई बार निकल जाता है, दैट इज़ रेक्टिफाइबल, बट ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कोई ब्लंडर हो गया या हमने कोई प्रोसीजर पूरा कंप्लीट मिस कर दिया हो या गलत प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंटेशन में। ऑडिट जो होना चाहिए बहुत क्वालिटी ऑडिट होना चाहिए, और इसका यही एक तरीका है कि आप साइमल्टेनियसली जो भी एविडेंस ले रहे हैं आप उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, उसको कंक्लूड कीजिए कि आपने इस डॉक्यूमेंट को चेक करके क्या कंक्लूजन निकाला है, तभी आपकी ऑडिट रिपोर्ट को सही माना जाएगा। थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ उसके बारे में कि ऑडिट रिपोर्ट में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे ओपिनियन, बेसिस ओपिनियन की ऑडिट मैटर्स, उस सब जगह हम ये लिखते हैं कि हमने क्या काम करा है, हमने क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं, क्या हमारे गाइडेंस हमने फॉलो करा, गाइडेंस नोट्स ICAI के, हम हर जगह ये लिखते हैं कि हमने अपने प्रोसीजर्स किस बेस पे परफॉर्म करे हैं, चाहे वो कोई भी क्लॉज हो। लीगल एंड रेगुलेटरी वाला क्लॉज में भी हम लिखते हैं कि हमने किस बेस पे बाय मैनेजमेंट की या बेसिस आर ओपिनियन एंड नॉलेज या जो भी हमने एविडेंस ऑब्टेन करे उसके बेस पे हमने ये कंक्लूजन करा कि ये ओपिनियन देते हैं कि ये ऐसे ऐसे है। आप देखेंगे कि हर जगह हम ये चीज़ लिखते हैं कि हमने किस बेस पे अपना ओपिनियन जस्टिफाई किया है, तो उसमें हम यही लिखते हैं कि कंट्रोल जिस बेस पे हमें एविडेंस मिले या जो हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे वो हम अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल की ऑडिट मैटर्स है, की ऑडिट मैटर्स में आप देखेंगे जो भी हम ऑडिट मैटर्स देते हैं जो हमें लगता है यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है बताना, हम उनको की ऑडिट मैटर में डाल देते हैं, और फिर आगे हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म का कॉलम भी डालते हैं, ठीक है। लेट्स से कोई इनकम टैक्स प्रोविजन था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस कंपनी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बहुत सारे इनकम टैक्स के केसेस या प्रोविजनिंग होती थी, तो हम उसको टॉपिक को लेते हैं कि ये सिग्निफिकेंट मैटर है अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोफेशनल जजमेंट, दिस इज द पास्ट प्रैक्टिस और वट एवर। उसके बाद हम बताते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म किया, कि हमने इस इनकम टैक्स प्रोविजन को चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमने चेक करी है, ठीक है। तो ऑडिट प्रोसीजर्स का रेलेवेंस आपकी रिपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, समझिए इस चीज़ को। ऑडिट आप कर रहे हैं वो एक ऐसा होना चाहिए कि आपका क्वालिटी ऑडिट हो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं है, इट्स नॉट मीटिंग दी स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स, तो आपका ऑडिट को इनकम्प्लीट माना जाएगा और बहुत चांसेस हैं कि आपकी फ़ाइल में ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस आएँ। अगर आपकी फ़ाइल इंस्पेक्शन में पकड़ ली जाती है या आ जाती है या सिलेक्ट हो जाती है। तो मेरी इस पूरी वीडियो का यही मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था कि आपको एक मैसेज देना कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या रेलेवेंस है, और बीइंग एन ऑडिटर आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना चाहिए और एक अच्छा डॉक्यूमेंट कैसे आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप you like my video, and if you really find my video useful, so do like, share and subscribe my channel. Thank you, take care, bye bye.